हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने जो जनसंख्या संबंधी विशेषताएं पढ़ी थी, एक अर्ध विकसित देश या विकासशील देश के बारे में। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशेषताएं। जो भी अर्ध विकसित देश या जो विकासशील देश हैं, उनकी कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताएं होती हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इन विशेषताओं के कारण ही वो देश एक अर्धविकसित या विकासशील की श्रेणी में बना हुआ है। कई बार ऐसा होता है, यही सामाजिक जो और सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं, ये इन विशेषताओं के आधार पर ही हम किसी भी देश को विकसित या विकासशील देशों की श्रेणी में रखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी ऐसी सामाजिक या सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जो एक अर्धविकसित देश को उस अर्धविकसित या विकासशील की श्रेणी में रखती है। जैसे कि पहली है रूढ़िवादियों की प्रधानता। रूढ़िवादियों से मतलब क्या है? एक तरह से देखा जाए तो कि जो अर्धविकसित देश होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो बहुत से जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वो उनके ट्रेडिशनल्स जो जो फेस्टिवल्स होते हैं या पुराने जो परंपराएं हैं, वो उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। उनमें वो किसी तरह का बदलाव नहीं लाते हैं और उसको लगातार उसी को मानते चले आते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी हमारी परंपराएं हैं, वो सब हमारे सांस्कृतिक और समाज से जुड़ी हुई हैं। तो वो उनको किसी तरह का बदलाव नहीं लाना चाहते। और इसी वजह से क्या होता है कि वो कुछ नया नहीं करते, या कुछ नया होता भी है तो उसको आसानी से अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि जो भी उनकी आर्थिक दशा है, उसमें भी बदलाव नहीं होता। अगर हम पुरानी प्रथाओं को, पुरानी परंपराओं को, रूढ़िवादिता को ऐसे पकड़े रहेंगे, तो हम जो नया जो भी कुछ चेंज हो रहा है, जो आज हम देख रहे हैं, जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, उसमें बहुत कुछ चेंज होता जा रहा है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उस न्यू चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, अगर हम पुरानी परंपराओं को, रूढ़िवादिताओं को ही पकड़े रहेंगे तो कुछ नया नहीं सीखेंगे। और नया नहीं सीखेंगे तो जो हमारी आर्थिक दशा है, उसमें बदलाव नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं किसी सांस्कृतिक और सामाजिक जो विशेषता, ये रूढ़िवादिता है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी देश की आर्थिक दशा को सुधारने में। बहुत से जो विकसित देश है, आप देखते हो कि उन्हीं की जो पुरानी प्रथाओं और जो रूढ़िवादिता है, उन्होंने सब ख़त्म करते हुए कुछ नया, कुछ इनोवेशंस किए, टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, तो आज वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वहाँ की जीडीपी है, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। और हम, या हमारा देश है, या और भी कुछ पिछड़े देश ऐसे हैं जो अभी इस चीज़ से दूर नहीं जा पा रहे हैं और अपनी परंपराओं को, रूढ़िवादिताओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रही है। उसके बाद जो है अशिक्षा, इलिटरेसी। अशिक्षा की बात करते हैं तो बहुत कई, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में शिक्षा या बहुत शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार नहीं हुआ। अभी भी हम या अपने देश की बात करें, या और भी जो अर्धविकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, एक अशिक्षा भी एक बहुत बड़ी वहाँ की विशेषता रही है, जिस वजह से हम उन देशों को अर्धविकसित या विकासशील देशों की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर वहाँ की जनता शिक्षित है, तो वो आगे आकर देश की सेवा कर सकती है, देश की आर्थिक दशा को सुधारने में बहुत अपना योगदान दे सकती है। जो भी विकसित देशों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ पे जो मेन फैक्टर क्या है कि वहाँ के लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, और वो हर अपन जो भी वो काम करते हैं, तेज़ी से उसका आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और नए इनोवेशंस करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारती है, साथ से साथ उस देश की भी आर्थिक दशा को सुधारती है। तो इसी वजह से जो विकसित देश है, वो इतनी तेज़ी से और आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उनकी जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे रोज़गार के अवसर बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जो अशिक्षा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, अगर हम चाहते हैं, हम विकसित होना चाहते हैं, अर्धविकसित से और विकासशील की श्रेणी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें हम अशिक्षा को दूर करना होगा, शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, नए स्कूल्स खोलने होंगे, और नए सिस्टम, एक नया तरीका सीखना होगा कि हम कैसे लोगों को शिक्षित करें। उसके बाद है महंगे रीति रिवाज। अब हम महंगे रीति रिवाज की बात करें, तो ये एक बहुत बड़ा एक विशेषता है किसी भी अर्धविकसित देश की। बहुत से अर्धविकसित देश ऐसे हैं जहाँ पे आय के तो उतने साधन नहीं हैं, लेकिन जो उनके रीति रिवाज है, वो इतने महंगे हैं
कि ज़्यादातर जो उनकी पूंजी है, जो बचते हैं, वो सब उन्हीं रीति रिवाजों में ही खर्च हो जाती हैं। जिसका फ़ायदा, जिस बचत सेविंग का फ़ायदा हमें हमारे देश को मिलना चाहिए, हमारी आर्थिक दशा को मिलना चाहिए, वो सारा का सारा पैसा इन महंगे रीति रिवाजों में ही खर्च किया जाता है। बहुत से जो फेस्टिवल्स हैं हमारे देश में, या जो फंक्शंस होते हैं, या जो भी ट्रेडिशंस हैं, उनमें इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। अपनी आर्थिक दिशा को सुधारने की बजाय और ज़्यादा हम आर्थिक रूप से निर्धन होते चले जाते हैं। फिर उसके बाद है हमारा फोर्थ, स्त्रियों की निम्न स्थान। स्त्रियों का निम्न स्थान से मतलब ये है कि जो अर्धविकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं, वहाँ अभी भी हमारे देश में जो गर्ल्स हैं या वुमेन हैं, इनको जो सही जगह नहीं मिल पा रही है। एजुकेशन फील्ड में भी देखते हैं कि अभी भी हम देखें कि जो लिटरेसी रेट है, वो अभी जो बॉयज़ के तुलना में गर्ल्स का बहुत कम है। और जो ऐसे ही रोज़गार में देखें, रोज़गार में भी अभी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे स्त्रियों को पूर्ण स्थान नहीं मिल पा रहे हैं, और वहाँ उनको जो जो स्थान मिलना चाहिए वो भी नहीं दिया गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी एक आधी आबादी हम जिसे कहते हैं, वो अभी पूरी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था में पूरा योगदान नहीं दे पाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो हमारी देश की आर्थिक दशा है वो अच्छी नहीं हो पाई, और हम अर्धविकसित देश से विकसित देश की श्रेणी में नहीं आ पा रहे हैं। उसके बाद है छुआछूत का पालन। अब इसकी हम बात करें कि छुआछूत से मतलब है कि हमारे देश में अभी भी ऐसा है कि जो चाहे वो जातिवाद की वजह से हो या और भी बहुत से धार्मिक फैक्टर हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अभी भी लोग नीची ऊंची जाति को लेकर छुआछूत की बातें होती रहती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अभी भी अर्धविकसित देश की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो रोज़गार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हम अभी सभी जो जाति के सभी वर्ग के लोग हैं, उनका पूर्ण तरह से उनका समावेश नहीं हो पाया। और जब तक हम इस चीज़ को दूर नहीं करेंगे, जब तक समाज के सभी वर्ग के लोग मिल के आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम इस विकासशील श्रेणी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसके बाद है भागवादिता। भागवादिता से मतलब क्या है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो भी कंट्रीज़ हैं जो अंडर डेवलप हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें भी बहुत सी ऐसी जनता है जो अभी भी अपने भाग्य पे ही डिपेंड, उनको लगता है कि अगर वो कोई काम करते हैं या वो काम नहीं होता है, तो वो ज़्यादातर अपने भाग को ही दोषी देते हैं। कुछ नया रिस्क लेना, कुछ आगे 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 कुछ करना नहीं चाहते वो। उनको लगता है कि जो भी हमें मिल रहा है या जो भी हम कर रहे हैं, वो जो हमारा, वो सीधे सीधे हमारे किस पे डिपेंड करता है, भाग पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है। अब दूसरे कंट्री में आप देखोगे कि वह हर आदमी कुछ नया कर रहा है, नया आगे रिस्क लेता है, इनोवेशंस करता है। वो ये नहीं देखता है कि इससे हमें कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान होगा, लेकिन कुछ ना कुछ करना चाहता है। हमारे देश में क्या है कि हम टोटली डिपेंड करते हैं कि हम अपनी भाग्य पे, अपनी किस्मत पे देखते हैं कि हमको जो भी मिल रहा है वो उतना ही, जितना मिलना चाहिए उतना मिला है। इस वजह से वो आगे कोई एफर्ट्स नहीं करता है और आगे नहीं बढ़ता है, जिस वजह से उसकी आर्थिक कंडीशन तो ख़राब होती ही होती है, और देश की भी जो इकोनॉमिक में वो किसी तरह का योगदान नहीं देता है। उसी तरह जो हमारा लास्ट है, रीति रिवाजों की प्रधानता। अब जैसे कि हम अभी पहले भी पॉइंट पढ़ चुके हैं, रीति रिवाजों से मतलब क्या है कि हमारे यहाँ भी इतने ज़्यादा फेस्टिवल्स हैं, इतने ज़्यादा फंक्शंस, ट्रेडिशंस होते रहते हैं पूरे साल, कि हम उन्हीं में ही उलझे रहते हैं। अभी हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल हुआ तो कुछ दिन बाद फिर कोई फेस्टिवल आ जाता है। तो इतना ज़्यादा हमारे जो इकोनॉमिकली हम इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व में, इतना ज़्यादा जो खर्च करते हैं अपनी सेविंग्स को, तो वो क्या होता है कि एक तरह से देखा जाए तो वो वहाँ पे किसी तरह का उसमें कोई भी आर्थिक कोई फ़ायदा नहीं मिलता, ना तो उस जनता को मिलता है, ना ही सरकार को मिलता है। तो और इस वजह से क्या होता है, हमारा देश की जो ज़्यादातर जो एक सेविंग का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो यहाँ के महंगे रीति रिवाजों में ही खर्च हो जाता है। जातिवाद एक कह सकते हैं कि हमारे देश में अभी भी जो देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत तरक्की तो कर ली है। अभी भी बहुत, चाहे वो जो नीची कास्ट हो या ऊपरी कास्ट हो, सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो बहुत शिक्षित लोग हैं, और शिक्षा भी कई स्तर पर लोगों तक पहुंची है। लोग आज, ऐसा नहीं है कि हम पिछड़ी जाति के लोगों में कह सकते हैं कि वो अशिक्षित हैं या नीची जाति के लोग अशिक्षित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लोगों ने काफ़ी कुछ आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी ये जातिवाद का जो एक बहुत बड़ा जो
फैक्टर है वो अभी भी लोगों के दिमाग से नहीं जा रहा है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोज़गार के क्षेत्र में हो, या और भी किसी तरह के जो फैक्टर्स हैं, जब तक हम इस जातिवादिता को नहीं ख़त्म करेंगे, हम समाज के हर वर्ग को बराबर का मौका नहीं देंगे, तब तक हम इस तरह से हम अर्धविकसित देश की श्रेणी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम कह सकते हैं कि कई ऐसी जाति में है या पिछड़ी जातियों में है या और भी नीची जातियों में है, जो कहीं ना कहीं अगर हम उनको मौका देते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था के जो उसको योगदान दे सकते हैं, आर्थिक दशा को सुधारने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहने का मतलब नहीं है कि कोई नीची जाति का है या ऊंची जाति का है। यहाँ मतलब ये है कि मानसिकता का, अभी हम उस मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं कि बहुत लोगों को अभी भी ऐसे हैं जो हम कहीं ना कहीं इस जातिवादिता की वजह से हम बहुत जो कह सकते हो कि बहुत शिक्षित या टैलेंटेड लोग हैं, वो सही से सही मुख्य धारा में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं और सामने नहीं आ पाते हैं। तो यही कारण है, और यही हम अगर दूसरे देश की तुलना की बात की जाए तो वहाँ पर इस बात को लेकर हम अब अगर हम देखेंगे तो वहाँ कभी भी ये कास्टिज़्म की बात नहीं आती है। और इसी वजह देखते हैं वहाँ पे हर वर्ग के लोग पूरी तरीके से उस देश की आर्थिक दशा को सुधारने में अपना पूर्ण योगदान देते हैं। उसके बाद है आध्यात्मिक प्रगति। आध्यात्मिक प्रगति से मतलब क्या है कि हमारा जो हम अपने देश की बात करते हैं, जो 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 खुद भी एक विकासशील या अर्धविकसित देश है, और ऐसे और भी काफ़ी देश हैं, एशिया के बहुत से ऐसे कंट्री हैं, अफ्रीकन के ऐसे बहुत देश से कंट्री हैं जो कह सकते हैं जो विकासशील और अर्धविकसित देश की श्रेणी में आते हैं। तो आध्यात्मिक प्रगति मतलब अभी भी हम क्या करते हैं, हम हमको लगता है कि हम जो भी हमारे पास है तो हम उतने में संतुष्ट हैं। एक मेंटली हम पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, या हम कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि जिसमें किसी तरह का रिस्क हो, तो हम उसमें ही संतोष रहते हैं या खुश रहते हैं। हमें कुछ नया कुछ 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 रिस्क नहीं लेना चाहते लाइफ में। तो एक आध्यात्मिक प्रगति जो हो रही है वो उस वजह से भी देखते हैं कि जो विकासशील और अर्धविकसित देशों की जो कंडीशन है वो वैसी की वैसी बनी हुई है, और वो अभी भी किसी तरह कुछ इस तरह का प्रयास नहीं कर रहे हैं, नया कुछ रिस्क नहीं ले रहे हैं जिससे कि वो विकसित देशों की श्रेणी में आ सकें।